हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं सभी? सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन अध्ययन मंत्र के इस परिवार में। मेरा नाम प्रशांत है। आईसीटी की हमारी क्लास है फॉर कंप्यूटर फॉर केवीएस एग्जाम, जो कि आपका होने वाला है। बहुत जल्दी आपको केवीएस का एग्जाम नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। मैं 1 मिनट पीपीटी लगा लेता हूँ, फिर क्लास की शुरुआत करेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन जो भी इस क्लास में जुड़े हैं। एक बार मुझे बताओ जरा, मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़, ऑडियो, वीडियो सारी चीज़ें क्लियरली आप तक पहुँच पा रही है ना? अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो एक बार यस लिख दो कमेंट बॉक्स में, फिर हम क्लास की शुरुआत करेंगे। जो भी इस क्लास में शामिल है मेरे साथ, भाई अभी चल रहे हैं नवरात्रे, तो सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। व्रत वगैरह भी होंगे आप, है ना? वो एक अलग बात है कि दिन में 1 आध किलो फ्रूट्स, 2-3 बार चाय और कम से कम 2 से 3 लीटर दूध पी लेते होंगे। उसके बाद भी आप व्रत होंगे, वो एक अलग बात है। स्वागत है भाई सभी का, स्वागत और अभिनंदन। आवाज़ मेरी आ रही है ना? सारी चीज़ें क्लियर है। अपनी मुलाकात 2 दिन हो रही है अभी। एक थर्सडे में हो रही है रात में 9 बजे, और फ्राइडे में जो अभी टाइम चल रहा है वो शाम 5 बजे का चल रहा है। ठीक है, तो फ्राइडे में 5 बजे मिल सकते हो मेरे साथ, और अभी थर्सडे में रात 9 बजे भी जुड़ सकते हो मेरे साथ। ठीक है भाई, करें क्लास शुरू? चलो भाई, क्लास की शुरुआत करते हैं। वैसे भी 2 मिनट में लेट हूँ, 2 मिनट ही लेट हूँ, ज़्यादा लेट नहीं हुआ हूँ मैं। और क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि अगर आप केवीएस के बैच में भी जुड़ोगे तो अभी जो ऑफर चल रहा था आपका होली ऑफर, वो तो खत्म हो चुका है, आपको पता ही है। लेकिन अभी 50% के डिस्काउंट पर आप इसमें एनरोलमेंट करा सकते हो। लेकिन एक कूपन कोड यूज़ करोगे AM10, तब आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन ये कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा AM10, तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी तो सारी चीज़ें आपको बताइए। दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर है 9556 एंड 9557। और इसके अलावा कैसे कैसे जुड़ सकते हो भाई? वेबसाइट पे जाके जुड़ सकते हो। अगर आप एप्पल का आईफोन चलाते हो या फिर एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हो तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, अध्ययन मंत्र कनेक्टेड ऐप, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अब बिना किसी देरी के करेंगे क्लास की शुरुआत, और वो क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे एग्जाम में केवीएस में 2023 में पूछे गए हैं, या फिर उसी पर आधारित हम क्वेश्चन करेंगे आज वाली क्लास में। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन पूरी तरह से आधारित होंगे कौन से? जो केवीएस 2023 में पूछे जा चुके हैं। ठीक भाई, चलो भाई, ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था 404 वाला, और वो आप देखते भी होंगे कि जब भी आप कोई चीज़ कंप्यूटर पे सर्च करने जाते हो ना। वेरी गुड इवनिंग भावना, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक कुमार लाल भाई, ईवीएस की क्लास नहीं है ये, यूट्यूब पर भी क्लास होती है ना रात में। 10 मिनट लेट नहीं हूँ मैं, झूठा आरोप नहीं, 10 मिनट लेट नहीं हूँ मैं, सिर्फ 2 मिनट लेट हूँ। HTTP 500 क्या होता है? एक और पूछा जाता है कि HTTP 504 का जब एरर आ रहा होता है तो इसका मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि कभी कभी आप वेबसाइट पर जाते हो, जैसे आप सीटेट का फॉर्म भरने जा रहे होते हो, या फिर केवीएस का जब फॉर्म आएगा ना, और जब लास्ट के लिए आप बैठे रहोगे कि लास्ट टाइम पे हम फॉर्म भरेंगे, तो जब लास्ट में फॉर्म भरने जाओगे ना तो वेबसाइट नहीं चलेगी, और वहां ये लिखे आ रहा होगा, वहां लिखे आ रहा होगा आपकी एरर 404, है ना? HTTP एरर 404। तो इसका मतलब क्या होता है? तो जब 404 आ रहा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि सर्वर जो है ना वो बिजी है। अभी आपका जो सर्वर है, जो कंटेंट लेकर आता है आपके पास तक, सर्वर वो अभी क्या है, वो बिजी चल रहा है किसी और के, क्योंकि यूजर ढेर सारे आ चुके हैं। जैसे एक दुकान पर जब बहुत सारे कस्टमर एक साथ चले जाते हैं तो उस दुकान पर, उस शॉप पर जो जो लड़के लोग जो कपड़े दिखा रहे होते हैं ना, वो बिजी हो जाता है ना? और मालिक फिर बोलता है थोड़ा देर वेट करो, अभी लड़के ना बिजी हैं। तो ऐसी सर्वर भी ना ये बिजी हो, ये लड़के होते हैं एक प्रकार से वेबसाइट के, तो सामान लेकर आ रहे होते हैं आप तक। ठीक है, और वहां एक साथ बहुत सारे जब यूजर आ जाते हैं तो वो सर्वर बिजी हो जाते हैं, और फिर मैसेज आ रहा होता है एरर 404। पर यहाँ 500 की बात हो रही है कि 500 क्या होता है? तो पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि एन एरर मैसेज इंडिकेटिंग अ सर्वर साइड इशू, मतलब सर्वर की तरफ से कोई इशू आ रहा है। एन एरर मैसेज इंडिकेटिंग अ सक्सेसफुल रिक्वेस्ट, कि आपने जो रिक्वेस्ट किया है कंटेंट के लिए वो सक्सेसफुल, सफल रहा है। तो जब सफल रहता तो फिर एरर क्यों आ रहा होता? एन एरर मैसेज इंडिकेटिंग अ पेज नॉट फाउंड, तो पेज अगर नहीं मिलेगा तो साफ साफ यही मैसेज आ रहा होता है कि पेज नॉट फाउंड, HTTP एरर नहीं आ रहा होता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का कोई एरर नहीं आ रहा होता है। अगर पेज नहीं मिलेगा तो ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। इन एरर मैसेज इंडिकेटिंग अ रीडायरेक्शन, रीडायरेक्शन भी नहीं आ रहा होता है। इसका मतलब होता है कि सर्वर साइड से कोई समस्या है। ठीक है, सर्वर साइड से कोई इशू है। तो इसका पहले का ए वाला से आंसर हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, अगले पर आते हैं। और लिखते जाओ, जो चीजें आपको नहीं पता होती है ना उन्हें लिख लिया करो। ठीक है, आगे काम आएंगे आपके। नेक्स्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि कंप्यूटर आप पहली बार पढ़ रहे होगे, और ढेर सारी चीजें मैं हर क्लास में नहीं कराता हूँ। एकदम से नई चीजें होती हैं, न्यू, एकदम से न्यू, तो उन्हें ना आप नोट कर लिया करो। ठीक है, जिससे कि आगे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए ना उससे तो बता दो। और ये सभी केवीएस का एक फ्रेश कंटेंट है। केवीएस में 5 में से 1 भी नंबर छोड़ के नहीं आओगे, 5 में से 5 पूरे करके आओगे अगर ये क्लास रेगुलर आप करते रहोगे तो। समझ रहे हो आप? इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? अब कौन नहीं बता पाएगा, इसे बताओ। और ये केवीएस 2022 वाला 23 वाला जो पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है
कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। अगर आप PYQs प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो मिल जाएगा आपको। अब आप इतने दिनों से पढ़ रहे हो वेब ब्राउजर के बारे में, वेब ब्राउजर होते क्या है भाई? सिंपल सी बात है, वेब का मतलब क्या होता है? जहां भी वेब शब्द आया तो वेब का मतलब क्या हुआ? वेब का मतलब अपने आप में क्या होता है भाई? अगर आप इसका अर्थ भी निकालोगे तो वेब का मतलब होता है जाल, और जाल का मतलब क्या हुआ? इंटरनेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इंटरनेट संबंधी कोई जानकारी ले रहे होते हैं, और ब्राउज का मतलब होता है एक्सप्लोर करना, ठीक है? ब्राउज का मतलब होता है एक्सप्लोर करना। तो जब हम कोई इंटरनेट संबंधी कोई जानकारी ब्राउज कर रहे होते हैं, है ना, और ब्राउज कहां करेंगे? किसी ब्राउजर पर जाके। जब हम इंटरनेट पर कुछ एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, इंटरनेट के माध्यम से जब हम कुछ एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, ब्राउज का मतलब एक्सप्लोर करना भी होता है, खोजबीन करना भी होता है। तो जब हम कुछ खोज रहे होते हैं इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वेब ब्राउजिंग हो जाएगा। और वेब ब्राउजिंग कहां होगी? किसी वेब ब्राउजर पर होगी। तो इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर है जहां जाके आप कुछ खोजबीन कर सकते हो, कुछ सर्च कर सकते हो, जो भी आप ढूंढना चाहते हो वो पा सकते हो? तो फायरफॉक्स पर बिल्कुल मिल जाएगा। फेसबुक पर मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्रोम पर मिल जाएगा। सफारी, सफारी जो एप्पल के कंप्यूटर्स होता है ना, उनमें वेब ब्राउजर जो होता है वो कौन सा होता है? सफारी। या कभी पूछा जाए कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर होता है, तो वो सफारी होता है, ठीक है? फेसबुक क्या है? फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ना कि कोई वेब ब्राउजर। पूछा है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो ये फेसबुक नहीं है, बाकी सभी वेब ब्राउजर है ना? बहुत आसान। चलो भाई नेक्स्ट, अगले बार आता है। अरे ये क्वेश्चन तो पहले कराया भी है ना, इसीलिए अब ये क्वेश्चन पहले नहीं कराया। इसका आंसर बताओ। ये पहला क्वेश्चन मतलब पैसे पहले कराया है, इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कराया है, पर ये फ्रेश है, ये वाला फ्रेश क्वेश्चन है, एकदम से फ्रेश है, ठीक है? सब में काम आ जाएगी। जहां भी आपका कंप्यूटर आता है ना, जहां भी फंडामेंटल कंप्यूटर आता है, वहां हर जगह ये क्लास काम आ जाएगी, ठीक है? सर KVS कंप्यूटर के लिए आपकी क्लास विसेंट रहेगी या KVS के लिए और पढ़ना पड़ेगा? वैसे अभी से ये क्लास करते रहोगे ना, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप इसमें ना चीज़ें कवर कर लोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब वो जो एग्जामिनर जो पेपर बनाएंगे वो मुझे फ़ोन करके ही बनाएंगे, लेकिन हाँ मैं कंटेंट आपको पूरा पढ़ा दूंगा। सिलेबस जो चीज़ें हैं आपके सिलेबस में, वो चीज़ें मैं आपको पूरा करा दूंगा। तो उम्मीद ये है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है, अगर आप पढ़ते रहोगे तो। ये हेलो हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3 4 5 6। अब आ रही है आवाज? ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे आवाज नहीं आती तो एकदम तो सब चिल्ला पड़ते, आवाज नहीं आ रही है मास्टर, क्या कर रहे हो? और वैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है, उसका आंसर भी नहीं करता है फिर। तो आपने ये देखो, ये जो इंटरनेट स्पीड पूछी जा रही है, कोई बात नहीं, लेकिन इंटरनेट स्पीड भी काम करती है कैसे? मेमोरी यूनिट पर ही काम करती है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जब आप मेमोरी यूनिट्स देखोगे तो मेमोरी यूनिट में सबसे पहले कौन आता है? सबसे छोटा होता है बिट। बिट से बनता है बाइट, बाइट से बनता है किलोबाइट यानी केबी, केबी से बनता है एमबी यानी मेगाबाइट, और एमबी से बनता है जीबी यानी गीगाबाइट्स, और जीबी से बनता है टीबी यानी टेराबाइट्स। सिंपल है, और इसी सीक्वेंस में देख लो आप। असेंडिंग टू असेंडिंग लगाना है ना, छोटे से बड़े तक लेकर जाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? बीपीएस, जीबीपीएस, केबीपीएस या फिर एमबीपीएस। अब दिए गए ऑप्शन में से बिट पर सेकंड, बिट सबसे छोटा होता है, तो बिट सबसे पहले आ जाएगा। बिट सबसे पहले मतलब डी वाला सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है? बिट से क्या बनेगा? बाइट बनेगा, और बाइट इसमें दिया नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या बन जाएगा? किलोबाइट बन जाएगा। तो बिट के बाद फिर आ जाएगा किलोबाइट, किलोबाइट यानी डी के बाद फिर बी वाला आ जाएगा, ठीक है? अब किलोबाइट से केबी से क्या बन जाएगा? केबी से बन जाएगा एमबी यानी मेगाबाइट, तो आ जाएगा ए वाला फिर इसके बाद। अब मेगाबाइट से क्या बनेगा? जीबी यानी गीगाबाइट, तो बचेगा सी, तो सी आ जाएगा। अब सीक्वेंस क्या बना आपका? डीवीएसी, डीवीएसी यानी पहला वाला सही है, डीवीएसी पहला वाला सही है। किस किसने सही बताया यहाँ पे? किस किसने? ये टॉपिक कैसे है? इससे क्या आसान हो सकता है? कैसे टॉपिक कराएं बताओ, इससे क्या आसान होगा? और डेली क्लास में आप ज्वाइन करते रहोगे ना क्लास, आपको अपने आप सारी चीजें पता लग जाएंगी। देखो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, यहाँ पे मेमोरी यूनिट्स की बात हो रही है कि छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा क्या होता है। तो मेमोरी यूनिट्स को आप याद रख लो, आप नोट्स बना रहे होगे तो ये लिख लो आप, मेमोरी यूनिट्स। और मेमोरी यूनिट्स कैसे होती है? सबसे छोटा क्या होता है? सबसे छोटा बिट होता है, ठीक है, बिट।
बिट से बनेगा बाइट, BYTE बाइट, इतना तो याद रखोगे। बाइट से बनेगा KB यानी किलोबाइट, इतना तो याद रखोगे। और किलोबाइट से बनेगा MB यानी मेगाबाइट, और MB से बनेगा GB यानी गीगाबाइट, और GB से बनेगा TB यानी टेराबाइट। अब इतना तो याद रख पाओगे ना, और ये तो आप डेली यूज भी करते होगे। आपको अगर 1 GB डेटा मिलता है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1024 MB डेटा मिलता है आपको, इतना तो आपको पता भी होगा ना। ये सीक्वेंस आप याद रख लो, अगर पूछा जाएगा कि एक सीक्वेंस में लगा दो मेमोरी यूनिट्स को, तो ऐसे लगा देना आप, ठीक है, सिंपल है। चलो भाई अगले पर आते हैं। नेक्स्ट, प्रिया एक नया स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं, उन्हें किन फीचर को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। अगर वो एक स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं तो किस चीज को इग्नोर कर देना चाहिए। बोले ये नहीं होगा फिर भी चलेगा, फिर भी मैं टीवी खरीद लूंगी। बताओ भाई, क्लास को लाइक भी कर सकते हो आप, और ना जो पढ़ने वाले हैं ना वो कमेंट्स पर ध्यान बंद है ना। कमेंट्स में ना काफी लोग ऐसे आते हैं जो आपस में बातें करते रहते हैं। कंप्यूटर में आगे पार्ट पीछे से पार्ट हो रहा है, पढ़ते नहीं होगे ना आप, इसीलिए ना बातें करते रहोगे, पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा। देखो यहाँ पे, अगर कोई व्यक्ति टीवी खरीदना चाहता है, आप ही टीवी खरीदना चाहते हो, तो इसमें से किस चीज को इग्नोर कर दोगे। बोले ये नहीं होगा फिर भी काम चल जाएगा। तो पहला है स्क्रीन रिजोल्यूशन। अगर स्क्रीन का रिजोल्यूशन अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। जब पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी तो टीवी का मतलब ही क्या है ना। कोई आएगा और देखते बोलेगा अरे अच्छा नहीं, मुझे अच्छा नहीं दिखाता वीडियो आपका टीवी, है ना। तो पिक्चर क्वालिटी भाई प्रायोरिटी है टीवी खरीदने, टीवी की ये होना चाहिए। दूसरा रिफ्रेश रेट। आप जब भी स्मार्टफोन खरीदते हो, है ना, तो आप एक चीज देखते होगे, कंपनी एकदम एडवर्टाइज कर रही होती है कि इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा आपको। कर रही होती नहीं कर रही होती, ऐसा लिखा होता है नहीं कि इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा या 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। तो स्क्रीन का भी ना एक रिफ्रेश रेट होता है कि जब पिक्सल बदलेंगे ना तो उस ड्यूरेशन में ना पिक्सल जब बदले ना तो वो लैग ना करे, इतना जल्दी रिफ्रेश कर ले अपने आप को कि पुराना पिक्सल तुरंत हट जाए, नया वाला तुरंत आ जाए, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि स्क्रीन ना एकदम लैग कर रही होती है, अटक सी रही होती है स्क्रीन, ऐसे मान लो, तो उसमें ना उसका रिफ्रेश रेट बहुत कम होता है, इसीलिए वो स्क्रीन ना अटक रही है, मतलब ना वो ना रिफ्रेश नहीं कर पा रही है, उसके जो पिक्सल है ना वो अपने आप को रिफ्रेश नहीं कर पा रहे हैं जल्दी 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 जल्दी। तो जब टीवी खरीद रहे हो तो रिफ्रेश रेट अच्छा होना चाहिए। स्मार्टफोन में भी तो रिफ्रेश रेट देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये होना चाहिए। बुल्ट इन एप्स, उसमें एप्स कितनी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितना ये, या फिर HDMI पोर्ट्स, किस चीज को इग्नोर कर सकते हो टीवी खरीदते समय। तो हम HDMI को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद अगर हमारे लैपटॉप से अगर हमें और बड़ी स्क्रीन देखनी है तो खुद हम HDMI पोर्ट करके हम इस टीवी पर देख रहे होते हैं, वो खुद अपने आप में बड़ी स्क्रीन है ना, तो उसे पोर्ट करके आप कहाँ देखोगे और जाके। तो अगर स्मार्ट टीवी खरीद रहे हो तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो, मतलब डी वाला यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। कंप्यूटर की रैम की संग्रहण क्षमता को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की क्षमता को, कंप्यूटर की रैम की क्षमता को, रैम क्या है, प्राइमरी मेमोरी है ना। रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, पहले हमने पढ़ा भी है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर में इनबिल्ट होती है, इसके साथ ही साथ प्रोसेसर से डायरेक्ट जुड़ी होती है। इसके साथ ही साथ रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब क्या है, ये तब तक काम करेगी जब तक इसे खाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होगी। रैम तब तक डेटा को होल्ड करती है जब तक डेटा एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उस पर काम हो रहा होता है, तब तक रैम डेटा को होल्ड करेगी, और जैसे ही काम होना बंद हो जाएगा रैम उस डेटा को छोड़ देगी, या जैसे इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगा, आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, रैम उस डेटा को छोड़ देगी, क्योंकि रैम क्या है, एक वोलेटाइल मेमोरी है। अब इसकी जो संग्रहण क्षमता है, इसकी यूनिट की जो कैपेसिटी है ना, वो किस यूनिट में मापी जाती है, कि रैम की क्या है, रैम की क्षमता क्या है, वो कैसे मापते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की क्षमता किस में मापी जाती है, किया था नहीं किया था, गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है ना, वो हमने लास्ट क्लास में किया था। तो सबकी क्षमताएं होती हैं, तो किस में मापी जाएगी, हर्ट्ज में, बाइट्स में, वॉट में, या फिर वोल्ट में। भाई वॉट और वोल्ट इसमें नहीं मापी जाएगी। अभी कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन दे दिया है कि हमें लगता है कि रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब ये बिजली इसे मिलेगी तब तक काम करेगी, तो इसका मतलब वाट या फिर वोल्ट में मापी जाती होगी इसकी क्षमता। ना 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 ना, ना ये सब ना कंफ्यूज करने के लिए गलत है दोनों। इसकी क्षमता मापी जा रही होती है बाइट्स में, किस में, बाइट्स में। हर्ट्स में मापी जाती है क्या, हर्ट्स में कंप्यूटर के प्रोसेसर की क्षमता मापी जाती है, ठीक है। गीगाहर्ट्ज में GHz कंप्यूटर के प्रोसेसर की क्षमता मापी जाती है। हर्ट्ज में मेमोरी की क्षमताएं जो होती हैं वो किस में मापी जाएंगी, बाइट में मापी जाएंगी हमेशा। और रैम भी क्या है, एक प्रकार की मेमोरी है, ठीक है। तो आंसर इसका भी वाला सही है। नेक्स्ट, और जो चीजें नहीं आती है ना कंप्यूटर में वो लिख लिया करो, कोई निमंत्रण नहीं मिलेगा आपको, कोई ना इनविटेशन नहीं भेजेगा कि भाई लिख ले इसे, तो अपने आप लिख लिया करो अपने आप, ठीक है। जो चीजें नहीं पता है ना उन्हें अपने आप नोट कर लिया करो,
और ये काम ये सब एक बात मान के चलो, आप इस क्लास में जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो ना, एकदम फ्रेश कंटेंट पढ़ रहे हो। आप पुराना पेपर उठा के देखोगे ना तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि इस क्लास में वो नहीं पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जाम में आता है। इसलिए मैं और इधर उधर की चीजें पढ़ाता ही नहीं हूं, ठीक है। सिर्फ वही पढ़ाता हूं इस क्लास में, वही क्वेश्चन कराता हूं जो आपके एग्जाम में आते हैं, समझ रहे हो। सर केवीएस का कंप्यूटर कैसे क्लियर होगा? क्लास डेली करते रहो, क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्लास डेली करते रहोगे तो, ठीक है। लेकिन हर क्लास से नोट्स भी बनाया करो, क्वेश्चन देखा करो, क्वेश्चन पढ़ा करो, उसके बाद ना उसका आंसर जो भी रहता है ना, तो उस ये देखा करो कि इस क्वेश्चन में कौन से टॉपिक की बात हुई है, ठीक है। देखो नोट्स बनाने का तरीका क्लास का क्या रहेगा इसका, कि आप ये टॉपिक देख लिया करो कि इस क्वेश्चन में किस टॉपिक की बात हुई है। उसके बाद जब आपको आंसर, तो वैसे भी क्या है ना, 50% आंसर तो आपको पता होते नहीं है कंप्यूटर में, तो आपने फिर उसके बाद नोट कर लिया करो। बोले इसमें रैम की बात हुई है, जैसे पिछले क्वेश्चन में रैम की बात हुई थी, तो उसमें देखा था कि रैम किस में मापी जाती है, रैम की क्षमता, रैम की यूनिट क्या होती है, तो फिर लिख लो कि रैम की यूनिट बाइट होती है। अब आगे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा रैम की कैपेसिटी से, तो आप बता दोगे क्योंकि आपने नोट किया हुआ है। एक बार रिवीजन कर लिया करो घर पे जाके, ठीक है। तो ऐसे पढ़ा करो कंप्यूटर। और वैसे भी कोई ये मैथ या फिर कोई थ्योरी वाला सब्जेक्ट नहीं है जो कि आपको रटने से याद हो जाएगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एक प्रकार का। क्वेश्चन ये है कि रोहन कोई एक नया गेमिंग लैपटॉप खरीदना चाह रहा है, इसमें किस फैक्टर को उसे महत्वपूर्ण नहीं मानना चाहिए। मतलब अगर आप एक लैपटॉप खरीदना चाह रहे हो तो आप किस चीज को इग्नोर कर सकते हो। पहला है ग्राफिक्स कार्ड। अगर ग्राफिक कार्ड अच्छा नहीं होगा तो जो वीडियो हमें दिखाई देता है ना, वीडियो आउटपुट, वो अच्छा दिखाई नहीं देगा। हमें जो भी हमारे कंप्यूटर पर वीडियो दिखाई दे रहा होता है वो ग्राफिक कार्ड की वजह से। अगर ग्राफिक कार्ड अच्छा वाला है तो वीडियो HDMI, जैसे आपने देखा होगा आपके स्मार्टफोन में कभी कभी 4K वाला वीडियो नहीं चलता है। आप देखोगे जाके कि आपके स्मार्टफोन में कभी कभी 4K वाला आपका वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता है आपका स्मार्टफोन। क्यों? क्योंकि उसमें जो ग्राफिक कार्ड है ना वो सपोर्ट नहीं करता 4K वीडियो को। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके स्मार्टफोन में 480p वाला वीडियो नहीं चलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि आपका क्या सपोर्ट नहीं करता, आपका ये ग्राफिक कार्ड सपोर्ट नहीं करता। ऐसे कभी कभी आपने देखा होगा कि जो पुराने कंप्यूटर होते थे ना, उनमें कोई बड़ी वाली कोई मतलब एक SD और कोई हाई डेफिनेशन वाली अगर आप कोई वीडियो प्ले कर देते थे तो वो ना लैग करती थी, अटक रही होती थी वीडियो, वो चल नहीं रही होती थी। क्यों? क्योंकि वहां ग्राफिक कार्ड सपोर्ट नहीं करता था। और जो गेम जो होते हैं ना, गेम, उनमें हाई ग्राफिक्स होता है, हाई रिजोल्यूशन वाले ग्राफिक्स होता है, और उन्हें सपोर्ट करने के लिए एक अच्छा ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। तो ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। प्रोसेसर स्पीड अच्छी नहीं होगी, प्रोसेसर तो पूरा कंप्यूटर ही होता है ना, तो प्रोसेसर स्पीड अच्छी नहीं होगी तो गेम कैसे खेला जाएगा फिर। तो ये होना चाहिए। तीसरा है बैटरी बैकअप, ये भी होना चाहिए। नंबर ऑफ USB पोर्ट, उसे गेम खेलना है ना, गेम ऑनलाइन, तो ये USB पोर्ट से क्या मतलब है उसे, है ना। तो इसे इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन बैटरी बैकअप को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। डी इसका सबने सही आंसर दे दिया है, तो बताओ, मुझे लग रहा था कि सभी इसमें गलत बताओगे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट। अब देखो डेली तो नहीं हो पाती है क्लास आकांक्षा, क्योंकि और भी क्लासेस आपको पढ़नी है ना, कंप्यूटर ही थोड़े ना पढ़ना है, और भी क्लासेस है ना, और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। सिर्फ कंप्यूटर से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, और भी ढेर सारे सब्जेक्ट हैं, उनसे भी एग्जाम निकलेगा। और इससे ना लाइक शेयर किया करो क्लास को, समझ रहे हो। लाइक शेयर करते नहीं हो तभी तो मैं एक बार आता हूँ वीक में। जितनी ज्यादा मात्रा में आप लोग आओगे उतनी ज्यादा मात्रा फिर मैं अपनी बढ़ा दूंगा, कम कर दोगे तो मैं अपनी मात्रा कम कर दूंगा। चलो भाई, आप ना कंप्यूटर से घबराते हो, बस बात इतनी सी है। अगर आप कंप्यूटर से घबराओगे नहीं, है ना, तो अगर डरोगे नहीं ना, तो फिर ये बहुत आसान है कंप्यूटर। जो डर गया वो फेल हो गया, ठीक है। जो डर जाएगा वो फेल हो जाएगा, ऐसे मान के चलो। कंप्यूटर में जो डर जाएगा वो फेल हो जाएगा। देखो क्या है, वेब पेज पते का नाम क्या होता है। आप किसी भी वेबसाइट पर जाओगे, तो प्रत्येक हर वेबसाइट में क्या होता है, एक वेबसाइट में क्या हो सकता है, बहुत सारे वेब पेज होता है, ठीक है। बहुत सारे क्या होता है, वेब पेज होता है। और प्रत्येक वेब पेज का क्या होता है, अपना एक URL होता है। URL का मतलब होता है एक स्थायी पता, उस वेबसाइट का या उस वेब पेज का एक स्थायी पता। इसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका मतलब प्रत्येक वेब पेज का क्या होता है, अपना एक स्थायी पता होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, जैसे अगर आप गूगल क्रोम पर गए और आपने अध्ययन मंत्र वेबसाइट ओपन की, तो आप देखोगे कि ऊपर ना एक यहाँ पे जो सर्च बार होता है ना, वहां एक अलग सा एड्रेस आ जाता है, आ जाता नहीं आ जाता है, वो क्या होता है, वही URL होता है।
वही यूआरएल होता है। वो प्रत्येक वेब पेज का अलग यूआरएल होगा। नहीं लिखा होता है *24650 नंबर्स लिखे होते हैं, बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स होता है, वो क्या होता है, वो यूआरएल होता है, ठीक है। और वो प्रत्येक वेब पेज का अलग यूआरएल होगा। आप कहीं भी क्लिक करोगे दूसरा पेज आपकी स्क्रीन पर ओपन होगा, उसका यूआरएल फिर से चेंज हो जाएगा। फिर कहीं क्लिक करोगे दूसरा चेंज होगा, उसका फिर से यूआरएल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक वेब पेज का जो स्थायी पता होता है उसे बोला जाता है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका डी यानी चौथा वाला से ऑप्शन है, ठीक भाई। नेक्स्ट देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है। हो सकता है कि आपको इससे कुछ हिंट मिल जाए, इससे कुछ हिंट मिल जाए, कुछ हो सकता है कि इससे कुछ हिंट मिल जाए आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, या फिर एंड डैश इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू ब्लॉक एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम अंटिल अ सम ऑफ मनी इज पेड। मतलब इनमें से एक ना मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। पहली बात तो इतना समझ लो कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होता है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर के लिए हानिकारक होता है, या फिर हमारे कंप्यूटर के डेटा को खराब करने के लिए, हमारे कंप्यूटर को खराब करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें वायरस आता है, जैसे इसमें ट्रोजन हॉर्स भी आता है, जैसे इसमें वर्म भी आता है, जैसे इसमें और भी 2-3 सॉफ्टवेयर है वो सब आता है। जैसे वायरस भी क्या होता है, वायरस भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। मैलिशियस का शाब्दिक अर्थ ही होता है क्या, खतरनाक, हानिकारक। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हानिकारक हैं, जो खतरनाक है, वो क्या होता है, वो मैलिशियस होता है, ठीक है। जिसमें हमारे रैनसमवेयर भी आता है, जिसमें ट्रोजन हॉर्स भी आता है, वर्म भी आता है, वायरस भी मैलिशियस में आता है। वायरस भी क्या होता है भाई, वायरस भी खतरनाक होता है। अब लेकिन इनकी सबकी अपनी अपने अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे ट्रोजन हॉर्स का अपना खुद का अपना अलग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब गुण होता है इसका। वायरस का अपना खुद का गुण होता है। जैसे वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, खतरनाक तो होता है, पर वायरस से ज्यादा खतरनाक ट्रोजन हॉर्स होता है। वायरस जैसे आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर में कभी कभी वायरस आ भी ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी आपका कंप्यूटर काम करता रहता होगा। इसका मतलब ये कि सभी वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। कुछ कुछ हो सकता है बहुत ज्यादा खतरनाक, पर सभी वायरस तो खतरनाक नहीं होता है। लेकिन ट्रोजन हॉर्स हमेशा खतरनाक होता है, हमेशा ही खतरनाक होगा, ठीक है। लेकिन एक होता है रैनसमवेयर। रैनसम का मतलब क्या होता है, फिरौती। जैसे किसी को किडनैप कर लिया जाता है ना, और वहां से फोन किया जा रहा होता है, बोले तुम्हारा पति हमारे कब्जे में है, 2 लाख रुपए भेज दो तो भी छोड़ा जाएगा ऐसे। बोले ऐसे नहीं मानेंगे, बात कराओ पति से। तो वो बात कराएगा, वो किडनैपर जो होगा वो बात करा देगा। वो बोलेगा हाँ हाँ मैं सच में इनके कब्जे में हूँ। तो भाई से अच्छा मैंने सब्जी लेने के लिए भेजा था, बहाने बना के बैठे हो वहां पे। कहने का मतलब क्या है, रैनसमवेयर का मतलब होता है फिरौती। जैसे कंप्यूटर में भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होता है जो ऑनलाइन या फिर कैसे भी आपके कंप्यूटर में क्या कर दिए जाएंगे, इनबिल्ट कर दिए जाएंगे, आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर लेंगे, और आपका जो डेटा होगा, प्राइवेट डेटा होगा, या फिर आपका जो बहुत ही कीमती डेटा होगा, उसे क्या कर लिया जाएगा, उसे वो कर लेंगे, कैच पकड़ लेंगे, ठीक है। और उसे छोड़ने के बदले फिर मांगेंगे एक रैनसम, मतलब उसके उसे छोड़ने के बदले फिर मांगेंगे एक रकम, मनी, पैसा। जब आप उन्हें दे दोगे उसके बाद वो क्या करेंगे, फ्री कर देंगे आपको, आपके डेटा को छोड़ देंगे वो। सो दैट इज रैनसमवेयर। इन्हें रैनसमवेयर कहा जाता है। आंसर इसका रहेगा बी वाला सही, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आजकल जो फ्रॉड चल रहे हैं, साइबर फ्रॉड्स, और यहां से भी क्वेश्चन आपके बनने लगे हैं। आजकल जो फ्रॉड है वो साइबर फ्रॉड है। मतलब आजकल जो फ्रॉड होता है वो मैक्सिमम फ्रॉड हो रहे होता है साइबर, मतलब इंटरनेट के माध्यम से या फिर कॉल करके, कैसे भी हो रहे होता है, ठीक है। और आजकल वो चल रहा है ना, वो नया ट्रेंड चल रहा है, वो बनाने वाला क्या बोलता है, आजकल वो चल रहा है ना गिबली बनाने वाला, कार्टून बनाने वाला, कार्टून बनाने वाला जो चल रहा है ट्रेंड, वो भी बहुत खतरनाक है। वो भी आपका डेटा लीक हो सकता है उससे। जैसे आप चैट जीपीटी पर जाते हो मान लीजिए, और आपने अपनी कोई इमेज अपलोड की वहां पे। जब आपने अपनी इमेज अपलोड की ना, तो आपने क्या किया, आपने अपनी गैलरी का एक्सेस दे दिया उसे, आपने अपनी गैलरी का एक्सेस दे दिया उसे। और आपकी गैलरी में जितनी भी इमेज है ना, वो एक्सेस कर सकता है वो, मतलब वो अपने कब्जे में ले सकता है, ठीक है। हालांकि हमारी तो मतलब इतना नहीं होगा, क्योंकि कौन सी हमारे फोन में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी फाइल होती है, इंडिया पाकिस्तान की फाइल छुपी हुई है। लेकिन वो क्या है ना, ये सब सारी चीजें ना, आप ऐसे मान के चलो कि आप साइबर या फिर आप इंटरनेट पर, आप वेब पर चले गए ना, और वहां आपने कोई भी एक्सेस दे दिया अपने फोन का, चाहे माइक का एक्सेस दे दिया, चाहे आपने गैलरी का एक्सेस दे दिया, तो आप ऐसे मान के चलो कि अब आप सेफ नहीं हो, अब आप सेफ नहीं रहे, ठीक है। आप इतना मान के चल लो। फिर आप देखो क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, जो नए हैं वो समझ लो।
दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होता है मुख्य रूप से, वैसे तो सबको पता ही होगा, कई क्लासेस में कराया हुआ है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी सॉफ्टवेयर होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाता है, यानी इन पर वही काम हो सकेगा जिसके लिए वो बनाए गए, इन पर कोई दूसरा काम नहीं हो पाएगा। जैसे एमएस वर्ड, एमएस वर्ड किस लिए बनाया गया है भाई? वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए। एमएस एमएस पावर पॉइंट, पावर पॉइंट किस लिए बनाया गया है? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। एमएस एक्सेल किस लिए बनाया गया है? कि उसमें ना आप डेटा वाला कोई फाइल बना सकते हो। वीएलसी मीडिया प्लेयर किस लिए बनाया गया है? मीडिया वाली फाइल प्ले करने के लिए, है ना। गूगल क्रोम किस लिए बनाया गया है? वेब ब्राउजिंग करने के लिए। आप बोलोगे एमएस वर्ड पे जाके आप मूवी देखोगे, नहीं देख पाओगे, क्योंकि उसके लिए नहीं बनाया गया वो। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं। विंडो 10 क्या है? विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो कहाँ आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं, है ना। बायोस क्या है? बायोस एक फर्मवेयर है, और फर्मवेयर के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है ना। कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं जिनमें सॉफ्टवेयर भी काम कर रहा होता है, ठीक है, तो वो क्या होती हैं? वो फर्मवेयर मानी जाती हैं। एंड्रॉइड क्या है? एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस में आएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा। तो बचेगा एक ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एमएस ऑफिस के जितने भी पार्ट्स होते हैं, एमएस ऑफिस के और भी जितने भी प्रोग्राम होता है, कौन कौन से होते हैं? एमएस ऑफिस के और भी प्रोग्राम होता है। एक तो वर्ड होता है, एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट होता है, लिख लो जिन्हें नहीं पता, और एमएस एक्सेस होता है, हालांकि अब तो और भी आने लगे हैं, नोटपैड वगैरह भी आने लगा है, ठीक है। तो ये चार मुख्य रूप से चार एमएस वर्ड के, एमएस ऑफिस के प्रोग्राम्स होते हैं, और ये सभी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी एमएस वर्ड क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बता चुका हूं मैं आपको। चलो भाई नेक्स्ट, अगले पर आते हैं। इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा को स्टोर कर पाएगा? इनमें से कौन सी मेमोरी है जो ज्यादा से ज्यादा डेटा को स्टोर कर पाएगी? बहुत आसान क्वेश्चन है। काहे का जिबलिस कार्टून बनती है? कार्टून बोल दे, गुस्सा आ जाए, और अब सही बात है, ये किसी ने सही बोला है, ये एकदम से करेक्ट सही बोला है। नाम तो मैं नहीं पढ़ पाया भाई का। उसमें क्या है, गिबली में एकदम कार्टून जैसा बन जाता है ना, उसमें ना खुद अपना कार्टून बना रहे होता है, और सामने वाला कोई कार्टून बोल दे तो गुस्सा आ जाएगा, बोले अच्छा मैं कार्टून बोल दिया, है ना। और उसमें खुद अपना कार्टून बना रहे होता है, कार्टून जैसे तो बना के देता है वो। इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस सबसे ज्यादा डेटा स्टोर कर पाएगी? सीडी रोम, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क या फिर हार्ड डिस्क? ये सभी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। एक और चीज, कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राइमरी मेमोरी ज्यादा डेटा स्टोर कर पाएगी या सेकेंडरी मेमोरी ज्यादा डेटा स्टोर कर पाएगी, तो हमेशा जो सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं वो ज्यादा डेटा स्टोर कर पाती हैं। ये दिए गए सभी ऑप्शन किसके हैं? सेकेंडरी मेमोरी के हैं। सीडी आपने देखा होगा पहले गोल गोल चला करती थी, तो सीडी जो होती है ना, सीडी उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 970 MB तक की कैपेसिटी होती है, इतना ही डेटा वो स्टोर कर पाती है। सीडी से ज्यादा तो डीवीडी डेटा स्टोर कर लेती है, ये जीबी में स्टोर कर सकती है, 4.7 GB तक का डेटा स्टोर कर सकती है ये, है ना। ब्लूरे डिस्क भी ज्यादा कर सकती है, लेकिन हार्ड डिस्क तो सबसे ज्यादा कर सकती है। जैसे कंप्यूटर में लगी हुई हार्ड डिस्क 500 GB तक की होती है, या फिर 1 TB की भी हार्ड डिस्क होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिए गए ऑप्शन में हार्ड डिस्क सबसे ज्यादा डेटा स्टोर कर पाएगी, ठीक है। ये सभी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग अनुप्रयोगों के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? HTML, पाइथन, CSS या फिर PHP? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो कि अभी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स में, या फिर इसके साथ ही साथ मशीन लर्निंग में, ठीक है, मशीन लर्निंग में किस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है? तो कंप्यूटर की जो भाषाएं होती हैं, दो प्रकार की भाषाएं होती हैं, ठीक है। मैं फिर से समझा देता हूं। कंप्यूटर में दो प्रकार की भाषाएं होती हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर, पहली बात तो क्या है, कंप्यूटर हमेशा लो लेवल लैंग्वेज को समझता है, हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता है। कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज यानी किसे समझता है? कंप्यूटर सिर्फ समझता है बिट को। बिट का मतलब क्या हुआ? बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट को समझता है। कंप्यूटर किसे समझता है? सिर्फ बाइनरी डिजिट को समझता है, और बाइनरी डिजिट का मतलब 0 और 1 समझता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे हिंदी आती है, तो अब मुझसे कोई कुछ भी बोलेगा तो मैं हिंदी में उसे ढाल दूंगा। जैसे मुझसे किसी ने कहा कि आप कहाँ रहते हो, तो आ, प, है ना, ये क्या है? ये इसके अक्षर है, हिंदी के अक्षर है। क, हाँ, का और हा, है ना, ये क्या है? ये अक्षर है। तो जैसे हिंदी वर्णमाला में अक्षर होते हैं 48-52, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। 26 ही होते हैं, हाँ 26 ही होता है ना। लेकिन जो कंप्यूटर की भाषा है ना, उसमें सिर्फ 2 ही होता है, 0 और 1। यानी कंप्यूटर किसी भी चीज को सिर्फ 0 और 1 के फॉर्मेट में समझता है, इसके अलावा किसी और चीज में वो नहीं समझता है, ठीक है।
लेकिन आप सोच रहे होगे कि हम तो ये कंप्यूटर में ये इंग्लिश लिखा हुआ देखता है, ये तो हम हिंदी में लिखा हुआ देख रहे हैं। तो भैया कंप्यूटर के लिए ये जो है ना, ये भाषा नहीं है कंप्यूटर के लिए, ये कंप्यूटर के लिए सिर्फ डेटा है। और ये आपको दिखा रहा है यूआई के माध्यम से, ठीक है। कैसे दिखा रहा है? यूआई, यूजर इंटरफेस है कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर, ये कोई कंप्यूटर के लिए भाषा नहीं है। ये भी डेटा जो कंप्यूटर के पास है ना, ये भी 0 और 1 में है। ये पूरा डेटा कंप्यूटर के पास, इस कंप्यूटर के पास 0 और 1 के फॉर्मेट में है और किसी फॉर्मेट में नहीं है। तो कंप्यूटर में 2 प्रकार की लैंग्वेज होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं इन्हें मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है, यानी जो कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है। जैसे जो बाइनरी जो लैंग्वेज होती है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है। अब जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होता है ना, वो भी किसी भाषा में लिखे जाता है, मतलब किसी लैंग्वेज में बनाए जाता है। तो जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर बनाए, जो सॉफ्टवेयर जो बनाए जाते हैं, प्रोग्रामिंग होती है, कोडिंग होती है, वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज, HLL, हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज की सभी एग्जांपल हैं पाइथन, CSS, PHP, जावा, C++, C, ये सब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज हैं, ठीक है। ये सब हाई लेवल। और ये मशीन लर्निंग और AI की बात यहाँ पे हो रही है, तो इसमें दिए गए ऑप्शन में से क्या रहेगा? पाइथन। आज के टाइम पर पाइथन थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ पाइथन में जो भी एप्लीकेशन वगैरह जो है ना, जो मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह हैं, ये भी सब मैक्सिमम पाइथन में बनाई जा रही हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बी वाला बी। नेक्स्ट भाई, अगर ये क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर कर सकते हो, नहीं आती तो कोई बात नहीं, चुपचाप ऐसे ही देखते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। बाकी कोई लाइक शेयर का कोई ज़्यादा प्रेशर है नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि आपके लाइक शेयर से हमें ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, कुछ नहीं, बस मोटिवेशन सा होता है, बाकी और कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती लाइक शेयर से, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन देखो। विच सॉफ्टवेयर इज बेस्ट सुटेड फॉर द क्रिएटिंग प्रोफेशनल स्लाइड प्रेजेंटेशन? कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आप कोई स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो, है ना, तो आप किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करोगे? पहला है नोटपैड का, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एडोबी एक्रोबेट का, या फिर ऑटोकैड का? किसका प्रयोग करोगे? कर दिए, ठीक है। तो एक ही बार करना होता है, लाइक शेयर एक ही बार करना होता है। देखो, अगर आप स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो तो किसका प्रयोग करोगे? भाई MS ऑफिस में चले जाओगे आप, और MS ऑफिस के क्या होता है, अलग अलग 4 प्रोग्राम हैं, कौन कौन से हैं, और सबके प्रयोग अलग अलग हैं। अगर आप MS वर्ड का यूज करोगे तो क्या बनाओगे? तो वहां एक कोई डॉक्यूमेंट फाइल बना सकते हो, है ना। कोई आपको डॉक्यूमेंट लिखना है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है, तो वो MS वर्ड में बना सकते हो। अगर आपको कोई डेटा वाली फाइल बनानी है तो वो आप MS एक्सेल में बना सकते हो, है ना। कोई डेटा वाली फाइल बनानी है जिसमें अर्थमेटिक डेटा हो, जिसमें गणितीय डेटा हो, है ना, कोई स्टैटिकल डेटा आपको बनाना है, स्टैटिक्स वाला अगर कोई फाइल आपको बनाना है, सांख्यिकी वाला, गणितीय डेटा वाला फाइल बनाना है, तो वो MS एक्सेल में बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो कहाँ बनाओगे? आप पावर पॉइंट में बनाओगे, सिंपल सी बात है ना। तो दिए गए ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? पावर पॉइंट। नोटपैड जो होता है ना, नोटपैड भी एक प्रकार का, नोटपैड जो है ना, वो इनबिल्ट एक प्रकार का डॉक्यूमेंट प्रोग्राम होता है, इसमें आप डॉक्यूमेंट्स ही बना सकते हो, ठीक है, छोटा मोटा डॉक्यूमेंट बना सकते हो आप। भाई एक्रोबैट के कई इसके काम होते हैं, इसमें आप PDF रीड भी कर सकते हो, ठीक है। और अब तो इसके बहुत ज्यादा डाइवर्स काम हो गए, लेकिन प्रेजेंटेशन स्लाइड इसमें नहीं बनेगा। दिए गए ऑप्शन में से बी सही हो जाएगा आपका, ठीक भाई। नेक्स्ट, चलो भाई, क्वेश्चन पहले पढ़ो। संरचित डेटाबेस को प्रबंधित और क्वेरी करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू मैनेज अ क्वेरी स्ट्रक्चर डेटाबेस इफिशिएंसी? ये क्वेश्चन पहले मैंने आपको समझाया हुआ है, ये क्वेश्चन तो पहले नहीं मैंने कराया आपको, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? DBMS से। DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने पहले भी आपको बताया था किसी क्लास में कि जब भी हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे होते हैं तो कंप्यूटर उसे ना उन क्वेरीज को ना एक स्ट्रक्चर में ढालता है पहले। जैसे आपने अपने घर में किसी बच्चे से कहा कि चिंटू बेटा एक गिलास पानी ले आओ जरा, तो आपने उसे इनपुट दिया ना पानी लाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी करेगा, कि पहले आपकी बात सुन के पहले वो गेट से बाहर चला जाएगा, फिर घूमने जाएगा, अगले चौराहे पर जाएगा, फिर लौट के आएगा, तब पानी लाएगा, तब आपको देगा। नहीं भाई, उसका ना वो एक प्रोसेस में करेगा, है ना। और उस प्रोसेस में भी देखेगा कि शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकता है, कि मैं किचन में जल्दी कैसे जा सकता हूं, है ना। तो वो करेगा, मतलब क्या है, इनपुट लेके उस क्वेरी को लेके वो प्रोसेस करेगा, एक किसमें, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस करेगा। तो ऐसे कंप्यूटर भी हमारे इनपुट्स को, जो भी क्वेरीज हम दे रहे होते हैं कंप्यूटर को, इन्हें एक स्ट्रक्चर में ढालता है। इसका ना इसे क्या करता है, मैनेज करता है पूरी क्वेरीज को। तो कंप्यूटर में ये जो काम कर रहे होते हैं उन्हें बोला जाता है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो वही पूछा है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो DBMS से रिलेटेड है, यानी कंप्यूटर में क्वेरीज को, डेटा को स्ट्रक्चर्ड करेगा। तो पहला है MySQL, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तीसरा है गूगल क्रोम और चौथा है WinRAR।
ऑप्शन बहुत आसान है और आप इसका आंसर पहली बार में दे भी पा रहे हो, दे भी जब ने दे। क्वेश्चन तो है नहीं, आंसर कहाँ से, सी कहाँ से लगा दिया, हाँ सी लगा दिया आंसर, बताओ। ऑप्शन तो थे ही नहीं, आंसर कहाँ से लगा दिया। गजब आदमी हो आप तो, बिना ऑप्शन के क्वेश्चन लगा आंसर लगा देते हो, हैं। देखो यहाँ पे सब देखो, ठीक है, सभी ऑप्शंस देखो यहाँ पे, सभी ऑप्शन को थोड़ा डिफाइन कर लेता है। तो पहला है ना माई एसक्यूएल, तो ये डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर है, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। एमएस वर्ड का काम क्या होता है, एमएस वर्ड में हम कोई डॉक्यूमेंट फाइल बना सकते हैं, ठीक है। एमएस वर्ड में हम कोई डॉक्यूमेंट फाइल बना सकते हैं, इसका काम डेटा को मैनेज करना नहीं होता है। गूगल क्रोम क्या होता है, ये एक वेब ब्राउजर है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और हम गूगल क्रोम को जानते भी हैं बहुत अच्छे से, रोजाना यूज करता है। विरार क्या है, विरार एक्सट्रैक्ट करता है किसी फाइल को, किसी जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करता है, जिप फाइल को क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, उसे निचोड़ता है, ऐसे मान लीजिए। विरार क्या करता है, जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करता है, मतलब निचोड़ता है। आंसर इसका जो रहेगा ए वाला सही रहेगा। चलो भाई नेक्स्ट, बिना स्टाइलिंग के, पहले क्वेश्चन पढ़ो, बिना स्टाइलिंग के प्लेन टेक्स्ट फाइलों को संपादित और फॉर्मेट करने के लिए आदर्श सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा रहेगा। एक बढ़िया सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा ऑप्शन है आपके पास नोटपैड, नोटपैड प्लस वाला, प्लस प्लस नोटपैड, एडोबी इलस्ट्रेटर, या फिर आपका डी ऑप्शन है विंडो मीडिया प्लेयर। क्वेश्चन क्या है, बिना स्टाइलिंग के प्लेन टेक्स्ट फाइलों को संपादित करना। कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिन्हें आप देखते ही एलिमिनेट कर सकते हो कि बोले इसका आंसर ये तो नहीं हो सकता। कैसे, जब यहां पे बात हो रही है टेक्स्ट की, टेक्स्ट फाइल की, तो मतलब कोई डॉक्यूमेंट बनाने वाली फाइल की बात यहां पे हो रही है ना। टेक्स्ट बनाने की बात हो रही है, टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जो लिखा होता है ना कंप्यूटर में, ये आप देखते हो, दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे विंडो मीडिया प्लेयर में टेक्स्ट का तो क्या काम है, विंडो मीडिया प्लेयर में तो कोई फाइल प्ले होती है ना, हमें कोई मूवी देखनी है, कोई वीडियो चलानी है, कोई ऑडियो चलाना है, कोई मीडिया वाली फाइल चलानी है, तब वहां काम होगा मीडिया प्लेयर का, तो इसका तो कोई काम है ही नहीं, तो डी हटा दो। बात करते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर की। सो एडोबी इलस्ट्रेटर जो है ना, अब तो आजकल इसके काफी डाइवर्स काम हो गए। वैसे तो ये पीडीएफ रीड वगैरह करते हैं इसके माध्यम से, इसके अलावा एडोबी इलस्ट्रेटर में हम ग्राफिक्स वाला भी कुछ काम कर सकते हैं, ग्राफिक्स को भी हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। पर यहाँ पे ग्राफिकल एडिटेशन एडिट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे टेक्स्ट एडिट की बात हो रही है, टेक्स्ट। तो ये इसके लिए जो सबसे बढ़िया जो है ना, वो है नोटपैड, ठीक है, नोटपैड। बी वाला सही ऑप्शन है इसका, सबने ठीक आंसर बताया, एक दो को छोड़ के। अब मतलब सबके आंसर यहाँ पे ठीक जाने लगे, और ये बिल्कुल नए क्वेश्चन है, ठीक है, ये एकदम नए क्वेश्चन है, ये कहीं मिले ही नहीं होंगे, आपने कहीं किए ही नहीं होंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि ये कहीं है ही नहीं, ऐसे मान के चलो। ये सभी जो क्वेश्चन है ना वो एआई जनरेटेड है, तो ये कहीं क्वेश्चन है ही नहीं है, तो आपको मिले ही नहीं होंगे, तो फिर भी आप आंसर सही कर दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपकी कंप्यूटर की तैयारी बढ़िया हो चुकी है। चलो भाई, केवीएस पीआरटी का क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग ठीक करेंगे, कि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और अगर ये एग्जाम आपने दिया होता तो आप इस क्वेश्चन को ठीक कर पाते या नहीं कर पाते, ठीक है, आप इसका आंसर कर पाते या नहीं कर पाते। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ लिया। गर्वित सिया इथरनेट केबल का प्रयोग करके कार्यालयों के 15 कंप्यूटर को कनेक्ट करने की योजना बना रही है, उसे इसके लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का प्रयोग करना पड़ेगा। पहला है स्विच का, दूसरा है बूस्टर का, तीसरा एचडीएमआई स्प्लिटर और रिपीटर का। देखो सिंपल सी बात है, आपके घर में ना इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड लगे रहते हैं ना, बोर्ड, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी वाला बोर्ड लगा रहता है ना, ऐसे बोर्ड लगे रहते हैं, ऐसे, इससे फैन चल जाएगा, इससे लाइट चल जाएगा, इससे दूसरी वाली सीलिंग वाली लाइट जल जाएगी, इससे ना और अलग प्रकार की लाइट जल जाएंगी, इससे दूसरा वाला फैन चल जाएगा, इससे एसी चल जाएगा, है ना। इन्हें क्या बोलता है, इन्हें क्या बोलता है, इन्हें स्विच बोलता है। मतलब क्या है कि जब सभी डिवाइसेस को एक जगह कनेक्ट हम कर सकते हैं, किसके माध्यम से, स्विच के माध्यम से। बहुत आसान क्वेश्चन है, स्विच के माध्यम से, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। वो अपने कंप्यूटर में ना ईथरनेट केबल का प्रयोग करके वो ना 15 कंप्यूटर को कनेक्ट करने की योजना बना रही है कि 15 कंप्यूटर को कनेक्ट कर लें, है ना, एक ही ईथरनेट केबल पर 15 कंप्यूटर को कनेक्ट कर लें, तो वो स्विच लगा देंगे ना जगह जगह। हमारे घर में नहीं लगे होता है स्विच, भाई बोर्ड एक ही होता है, लाइन एक ही है पूरी, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आ रही है वो मेन केबल एक ही आ रही है,
मेन सप्लाई एक ही है, लेकिन हमने जगह जगह स्विच लगा के क्या किया, उसे डाइवर्सिफाई कर दिया, उसे डाइवर्ट कर दिया, है ना, कि इस रूम की अलग हो गई, कि ये पंखे का हो गया, कि ये लाइट का हो गया, कि ये इसका हो गया, इसका हो गया। तो ऐसे स्विच लगा के हम क्या कर सकते हैं कि ये कंप्यूटर 1 का हो गया, ये कंप्यूटर 2 का हो गया, कंप्यूटर 3 का हो गया, कंप्यूटर 4 का हो गया। तो स्विच लगा के कर सकते हैं ना हम ये, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, आसान क्वेश्चन था लेकिन गलत कर दिया आप, कोई बात नहीं, हो जाता है। क्वेश्चन पढ़ो पहले। एक प्रयोक्ता की सहायता से कंप्यूटर से संप्रेषण करता है। अ यूजर कम्युनिकेट्स विद द कंप्यूटर विद द हेल्प, मतलब कोई भी यूजर कंप्यूटर के साथ अगर कम्युनिकेशन करना चाहता है या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, हम कंप्यूटर के साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो किसकी सहायता से करता है? पहला सॉफ्टवेयर की सहायता से, दूसरा इनपुट डिवाइस की मदद से, तीसरा आउटपुट डिवाइस की मदद से, और चौथा है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों की मदद से। केवीएस पीआरटी 25 फरवरी 2023 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। बताओ आंसर इसका क्या होगा। हाँ, वो कौन सा नेटवर्क होता है, वो वहां बने, वो जो नेटवर्क बनेगा ना, वो बनेगा एक प्रकार का लोकल एरिया नेटवर्क, लेकिन वो जो है ना, वो स्विच के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट होता है वो, ठीक है। इजी आंसर होने पर डाउट हो जाता है सर जी। वैसे ही क्वेश्चन था कि आपके क्वेश्चन नए कैसे हो सकते हैं, जस्ट आस्किंग द वे क्वेश्चंस आर रियली गुड एंड आई नेवर मिस योर क्लास। यू आर पुटिंग योर गुड कमेंट कार्टून। ऐसे अब कंप्यूटर की क्लास में कंप्यूटर वाले क्वेश्चन कमेंट तो होने चाहिए ना। अगर कंप्यूटर वाला डाउट आता है ना, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। देखो इन्होंने एक सही बात बोली है कि ये मैंने अभी बोला कि सभी क्वेश्चन नए हैं, फ्रेश हैं, और इन्होंने बोला कि एआई जो है, एआई जो जनरेट करता है पूरा, जो हमारा कोई भी डेटा जनरेट कर रहा होता है, तो एआई खुद से कोई डेटा नहीं लेता है, वो इंटरनेट पर जो पहले से अवेलेबल डेटा है ना, उसी को क्या करता है, उसी को निकाल के आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। तो वो ठीक, वही तो बात है यहाँ पे। डेटा तो बहुत है कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर ये क्वेश्चन को ना नई तरीके से फ्रेम कर दिया, और डेटा तो वही होता है ना। जैसे 2 4 3 6 4 8 ये हो गया ऐड, 3 1 2 1 6 4 ये भी ऐड हो गया। कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना दोनों का, डेटा भी वही है। इसमें भी 0 से, इसमें भी 1 से लेकर 9 तक के नंबर प्रयोग हो रहे हैं, और इसमें भी 1 से लेकर 9 तक के नंबर यूज हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट भी वही है, ये भी ऐड है, ये भी ऐड है, पर ये नया है ना, मतलब ये इससे डिफरेंट है, अगला कुछ और डिफरेंट होगा, अगला कुछ और डिफरेंट होगा। डेटा तो वही है 1 से 9 तक वाला, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंटरनेट पर डेटा तो वही है, लेकिन फ्रेम अलग अलग तरीके से हो जाता है, समझ गए। चलो आ जाओ मुद्दे पर। देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, हम कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं किसकी सहायता से, तो हम कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं इनपुट डिवाइस की मदद से, ठीक है, इनपुट डिवाइस की मदद से। चलो भाई आंसर इसका जो रहेगा वो बी वाला। नेक्स्ट देखो, आउटपुट डिवाइसेस जो होता है ना, वो हमें क्या करता है, वो हमें इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। और कंप्यूटर को जब हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, कंप्यूटर से हम संवाद कर रहे होते हैं, किसकी मदद से, इनपुट डिवाइस की मदद से। कंप्यूटर को जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, आदेश देते हैं, वो इनपुट डिवाइस की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो भाई, कौन सा स्टोरेज विकल्प, वही वाला क्वेश्चन है पर थोड़ा ऑप्शन अलग है। कौन सा स्टोरेज विकल्प है जिसके गिरने या झटके से लगने से मतलब वो खराब हो सकता है? इनमें से कौन सी मेमोरी है जो अगर आपके हाथ से फिसल के गिर जाए जमीन पे तो खराब हो सकती है? क्वेश्चन ये पूछा है। एसएसडी, एसडीडी, यूएसबी या फिर एसडी कार्ड। एसडी कार्ड बहुत छोटा सा आता था, पहले आपने देखा होगा, ठीक है। एसडी कार्ड बहुत छोटा सा आता था, कंप्यूटर की दुकान पर जाते थे, 40 रुपए में MP3 वाले गाने वो डालता था। बोला 40 रुपए में MP3 वाले कितने गाने डालोगे भैया? बोले 100 गाने डालूंगा। और गलती से 105 गाने कॉपी हो जाते थे ना, तो 5 हटा लेता था। बोले 5 ज्यादा चले गए, हटा लो 5, है ना। बहुत छोटा सा ना होता है। माइक्रो, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, अपने आप में सूक्ष्म छोटा कार्ड होता था जो फोन में लगता था। ये भी एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। अभी भी आता होगा, आता ही है, आता क्या होगा, आता ही है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। हालांकि देखे सभी ऑप्शन सेकेंडरी मेमोरी के हैं। एसएसडी, एसएसडी का पूरा नाम पहले लिखो, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी है। एसडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी है ये भी, ठीक है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव ये भी मेमोरी है। एसडी कार्ड भी सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। गिर जाए हाथ से तो कौन सी मेमोरी खराब हो सकती है? एसडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव। क्यों? क्योंकि इसमें एक डिस्क लगी होती है, डिस्क, डिस्क सीडी जैसी, जैसे सीडी होती है ना गोल गोल, वैसे ही एसडीडी में, हार्ड डिस्क में सीडी होती है जो बहुत ही सेंसिबल होती है।
सीडी में अगर स्क्रैच भी आ जाता है ना, स्क्रैच भी आ जाता है, फिर भी हो सकता है वो खराब हो जाए। आपने देखा भी होगा कि जब सीडी आपके पास हुआ करती थी गोल गोल, तो उसमें अगर स्क्रैच आ जाती थी ना, तो मूवी चलती नहीं थी, अटक अटक के चलती थी मूवी, है ना। तो ऐसे ही जो इसमें जो जो डिस्क लगी होती है ना एसडीडी में, तो वो डिस्क में अगर वो गिरेगी तो डिस्क खराब होगी, और और इसके साथ ही साथ डिस्क को रीड करने के लिए एक लेंस भी होता है। डिस्क को रीड करने के लिए एक लेंस भी होता है, और वो लेंस बहुत ही सेंसिटिव होता है ना, जिसे हम कार्ड रीडर या फिर लेंस रीडर बोल सकते हैं। वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, अगर वो खराब होगा तो भाई कुछ नहीं होगा, फिर तो मेमोरी काम ही नहीं करेगी। तो इसीलिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए ना आप इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, कौन सी स्टोरेज टेक्नोलॉजी सबसे तेज डेटा एक्सेस स्पीड प्रदान करती है। मतलब कौन सी मेमोरी सबसे तेज डेटा को एक्सेस करती है, सबसे तेज डेटा स्पीड होती है। कौन सा वाला एग्जाम्पल, कौन सा वाला एग्जाम्पल मैंने बहुत बार बताया। अच्छा वो गाना वाला, ठीक है। देखो यहाँ पे 17 का क्वेश्चन देखो, 17 नंबर देखो, कौन सी स्टोरेज टेक्नोलॉजी सबसे तेज डेटा एक्सेस करेगी। ऑप्टिकल डिस्क नॉट, हार्ड डिस्क नॉट। देखो हार्ड डिस्क क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि ना डिस्क बेस्ड होता है, इसमें ना डिस्क लगी होती है और वो घूमती है और उसे रीड कर रहा होता है एक लेंस, तो उसमें ना थोड़ा टाइम लगता है। सबसे तेज अभी जो काम करेगी वो सॉलिड स्टेट ड्राइव काम कर रही है। तो अभी आप देखोगे कि आपके जो कंप्यूटर्स जो है ना, लैपटॉप जब आप खरीदने जाते हो तो लैपटॉप अब ना फास्ट काम करता है, अब हल्के भी आने लगे लैपटॉप पहले की अपेक्षा, क्योंकि अब लैपटॉप में आने लगी है क्या, एसएसडी। पहले एसडीडी आती थी, और एसडीडी अपने आप में थोड़ी क्या होती थी, हैवी होती थी, भारी भी होती थी, कम से कम 300 से 400 ग्राम तो वजन एसडीडी का हार्ड डिस्क का ही होता था, ठीक है। अब कंप्यूटर बहुत पतले आते हैं, बहुत हल्के आते हैं, बहुत लाइट आते हैं, और कंप्यूटर की स्पीड भी बहुत तेज होती है, क्योंकि अब एसएसडी आने लगी है कंप्यूटर में। तो आंसर इसका सी वाला सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये फिर काम किस पे करती है, एसएसडी जो है वो किस पे काम करती है। ये बहुत ही हल्की होती है, बहुत ही लाइट वेट होती है ना। एक बार से मान के चलो कि एक पत्ते के समान होती है, मेरे पास कुछ है नहीं वरना मैं दिखा देता, है ना। एक बहुत पत्ते के समान होती है, जैसे रैम होती है ना वैसे ही होती है। ये बनी होती है सिलिकॉन चिप की, किसकी, इसमें सिलिकॉन चिप लगा होता है। और एसएसडी जो है ना, एसएसडी की कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, मतलब एसएसडी से ज्यादा कैपेसिटी एसडीडी की हो सकती है, ठीक है। तो एसएसडी तो 128 500 जीबी की भी एसएसडी आने लगी है हालांकि, ठीक है, लेकिन कॉस्टली होगा। 500 जीबी का जो एसडीडी होगा वो आ जाएगा आपका, मान लीजिए 2000 का, तो 500 जीबी का एसएसडी होगा वो आएगा कम से कम 2500-3000-4000 का। अरे हम क्या रेट डिस्कस करने लगे, ये हटाओ भाई, रेट वेट हटाओ, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो, आगे बढ़ते हैं। सी वाला सही है। कौन सी कंप्यूटर की दुकान खोलनी है जो रेट डिस्कस करने लगे। चलो देखो भाई, नेक्स्ट देखो, किस स्टोरेज डिवाइस में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं और इसलिए अधिक टिकाऊ होती है। हार्ड डिस्क भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी जो मैंने आपको समझा ही दिया है, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता है ना, इसीलिए बहुत ही सॉलिड होती है, टिकाऊ होती है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क में तो होता है, हार्ड डिस्क में क्या होता है, हार्ड डिस्क में जो वो डिस्क होती है ना वो मूव कर रही होती है, वो घूम रही होती है, इसलिए वो टिकाऊ नहीं होती है, मतलब स्टेबल नहीं होती, गिरेगी तो खराब भी हो जाएगी। सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी, इसमें सिलिकॉन चिप लगी होती है, गिरने पे खराब भी नहीं होती है इतनी जल्दी, हल्की भी होती है, कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, एक ही प्लेट के नुमा होती है, एक ही होती है ना। और लगा फ्लॉपी डिस्क, इसमें भी डिस्क काम कर रही होती है, ये भी खराब हो जाएगी गिरने पे। और टैप ड्राइव ये भी, क्योंकि इसमें भी ड्राइव काम करेगी, तो का आंसर क्या रहेगा, इसका बी वाला रहेगा, ठीक है। मेमोरी से अब तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप नहीं छोड़ के आओगे, ऐसा मुझे यकीन है। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा स्टोरेज समाधान कई उपयोगकर्ताओं को अलग अलग स्थानों से एक स्थान फाइलों को एक्सेस और एडिट करने की अनुमति देता है। मतलब मान लीजिए कि आप ना किसी कंपनी में काम करते हो, ठीक है, और आपकी टीम में 5 लोग हैं, और कोई फाइल है जिस पे काम कर रहे हैं सभी लोग, ठीक है, और 5 लोग हैं आपकी टीम में। आप रहते हो कहीं, आप रहते हो देहरादून, कोई रह रहा है बुलंदशहर, है ना, कोई रह रहा है दिल्ली, कोई रह रहा है गाजियाबाद, कोई रह रहा है नोएडा ना। अब आपने एक मीटिंग की और आपने कहा कि ना वो फाइल जो थी ना उस पर काम करना है, लेकिन वो आपके कंप्यूटर में तो है ही नहीं वो फाइल, तो एक्सेस कैसे कर पाएंगे सभी 5 के 5 लोग। अगर वो फाइल कहाँ हो तो वो एक्सेस हो जाएगी 5 के द्वारा। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी किया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी किया हुआ है, सबको पता ही है। पहला जो ऑप्शन है वो यूएसबी ड्राइव, बिल्कुल नहीं। दूसरा है क्लाउड स्टोरेज, तीसरा है सीडी रोम या फिर एक्सटर्नल एचडीडी, ये तीनों ही गलत हैं। क्लाउड स्टोरेज जो कि वर्चुअल स्टोरेज है,
जैसे गूगल फोटो या फिर गूगल ड्राइव, कहीं भी क्लाउड स्टोरेज कहीं भी होगा, इसे एनीवेयर एंड एनी टाइम एक्सेस किया जा सकता है। बी वाला इसका सही आंसर रहेगा। किस किसने गलत दिया है? किसी ने गलत नहीं दिया आज आंसर इसका, तो सबका ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। मतलब सीख रहे हो कंप्यूटर है, कंप्यूटर सीख रहे हो। ये केवीएस पीआरटी 25 फरवरी 2023 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। रैम का पूरा नाम पूछा है भैया, इसका तो आंसर बता ही देना। इसना अगर आंसर ना बताए तो घनी बेइज्जती हो जाएगी भाई थारी। आंसर बताओ भाई इसका सभी, और मैं देखना चाहूंगा कौन गलत बताएगा इसका आंसर। रैम का पूरा नाम पूछा था केवीएस ने 2023 में, रैम का फुल फॉर्म। हाँ क्लाउड स्टोरेज है उसका, सबका ठीक है। गलत है, ये भी गलत कर दिया है। सर अध्ययन मंत्रा पर आकर आप में निखार आ गया। अच्छा ये ऐसी बात है। पहले नहीं थे निखार। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। किस किस का गलत है? रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसका नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है? एक्सेस मेमोरी क्यों है? रोम का पूरा नाम तो पता ही होगा, ROM रोम। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। और ये जो रोम होती हैं वो क्या होती हैं? सेकंड मेमोरी की कैटेगरी में आती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें डेटा सिर्फ रीड किया जा सकता है, इस डेटा को एडिट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस डेटा को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, इस पर काम नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी रोम में कोई डेटा है, यानी सेकेंडरी मेमोरी पे कोई डेटा, कोई फाइल है, वर्ड फाइल भी है अगर, और आप उसे ओपन कर लोगे ना वर्ड फाइल को, तो जैसे ही आपने वर्ड फाइल ओपन की वैसे ही वो फाइल किसके पास चलेगी? वैसे ही वो फाइल चलेगी सेकेंडरी प्राइमरी मेमोरी के पास। एक लाइव एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं, देखो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में ढेर सारी फाइल है। चलो मैं अपना कंप्यूटर की फाइल दिखा देता हूं आपको। देखो ये ना, ये कंप्यूटर एक प्रकार का, और ये ढेर सारी फाइल है इसमें, ठीक है। अब देखो मान लीजिए ये जो फाइल है ना, चलो यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो फाइल है ना, तो अभी ये जो फाइल है किसके पास है? अभी ये सेकेंडरी मेमोरी के पास है, यानी इसमें लगा हुआ है एक SSD और SSD। ये एक प्रकार का कंप्यूटर है और इसमें SSD लगा हुआ है। अभी जो ये फाइल है ना किसके पास है? सेकेंडरी मेमोरी के पास। और जैसे ही मैं कोई फाइल ओपन कर दूंगा वैसे ही ये फाइल किसके पास चली जाएगी? प्राइमरी मेमोरी यानी रैम के पास। अभी इन फाइलों से रैम का कोई लेना देना नहीं है। अभी ये कहां है? ये स्टोर है सेकेंडरी मेमोरी में, यानी अभी SSD में स्टोर है ये। और जैसे ही मैंने इस पे क्या किया, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक कर दिया, मान लीजिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूं, ठीक है, या मैं इस पे क्लिक कर देता हूं, ठीक है। चलो मैंने इस पे क्लिक कर दिया और मैंने जैसे ये फाइल ओपन की, अब ये फाइल किसके पास आ गई? ये फाइल आ गई प्राइमरी मेमोरी यानी रैम के पास। क्योंकि अब इसे मैं क्या कर सकता हूं? एडिट कर सकता हूं, है ना। अब यहाँ पे मैं ना एडिट कर सकता हूं, क्योंकि अब इसमें कीबोर्ड वगैरह नहीं लगा है, वरना एडिट किया जा सकता है इसे, है ना, कर सकता हूं एडिट। अब ये प्राइमरी मेमोरी के पास है, जब तक इस पे काम हो रहा होगा तब तक ये प्राइमरी मेमोरी के पास रहेगी, और जैसे ही काम खत्म फिर ये चली जाएगी जहां थी, मतलब सेकेंडरी मेमोरी के पास, ठीक है। तो रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का पूरा नाम, क्योंकि उसे रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि इसे क्या किया जा सकता है? इसे एक्सेस किया जा सकता है। और जो रोम का है ना, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, कि उसे सिर्फ रीड किया जा सकता है, उसके पास जो डेटा है ना उसे ओनली रीड किया जा सकता है, उसे एक्सेस नहीं किया जा सकता, उसे एडिट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आंसर इसका तो पता ही है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी डी वाला से आंसर है। नेक्स्ट अगला देखो, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे होता है ना, तो इसमें गलती ढूंढने, सर PDF मिलती है क्या? नहीं, इसके PDF नहीं मिल पाएगा अभी, ठीक है। नहीं है भाई, अभी PDF नहीं मिलेगा। बाकी और कौन कौन बात कर रहे हैं आज वाली क्लास में? मैंने पहले भी कहा था बातों पे कम ध्यान दिया करो, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। 5 नंबर गवा दोगे KBS में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्रामिंग हो रही होती है, मान लीजिए कोई कोड में गलती हो गई है ना, सॉफ्टवेयर बनाते समय कोई गलती हो गई है, तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे डीबगिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीबगिंग कहा जाता है उसे, ठीक है।
ए इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगले पर आ जाओ। किसी वीडियो फाइल का विस्तार रूप नहीं है, मतलब किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है .mov, .avi, .mp4 या फिर .pdf। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप सही ही करोगे। इनमें से कौन सा एक्सटेंशन एक वीडियो फाइल का नहीं है? तो ये सभी एक्सटेंशन वीडियो फाइल के हैं। .mov वीडियो फाइल का एक्सटेंशन होता है, .avi वीडियो फाइल का एक्सटेंशन होता है, MP4 वीडियो फाइल का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। लेकिन PDF वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं होता है। ये क्या है? ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये एक डॉक्यूमेंट फाइल का क्या होता है? एक्सटेंशन होता है। ये फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट फाइल का, ठीक है। जैसे अभी किसी ने बोला भी था PDF इसका मिलता है, तो PDF क्लास का जो मिलता है वो क्या होता है? वो एक डॉक्यूमेंट फाइल होती है ना, वो उसमें कोई वीडियो थोड़ी ना मिलती है। वीडियो तो ये चल रही है और ये वीडियो चल रही है, इसका फॉर्मेट MOV भी हो सकता है, AVI हो सकता है, MP4 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन PDF नहीं हो सकता इस वीडियो का फॉर्मेट, जो कि आप क्लास में देख रहे हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, KVS PRT का क्वेश्चन है। कंप्यूटर शब्दावली में एक राउटर क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है, एक कंप्यूटिंग डिवाइस है या फिर कोई नेटवर्किंग डिवाइस है। राउटर का क्या काम होता है? मतलब राउटर किससे संबंधित होता है कंप्यूटर में? PDF इज नॉट वीडियो, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, यू आर वेरी करेक्ट। और बताओ, और इंग्लिश बोलूं मैं? इनमें से क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर शब्दावली में राउटर का मतलब क्या होता है? भाई आपके घर में राउटर लगा होगा, आपके घर में वाईफाई लगा है, वाईफाई। पहली बात तो ये है कि वो वाईफाई नहीं लगा है, वो क्या लगा हुआ है? ठीक है, तो वाईफाई अगर आपके घर में लगा होगा, वाईफाई थोड़ा सही लिखता हूं, वाईफाई अगर आपके घर में लगा है ना, आप आम भाषा में वाईफाई उसे बोल देते हो, लेकिन वो वाईफाई नहीं है। पहली बात तो ये है, ठीक है, वो वाईफाई नहीं है, ईथरनेट कनेक्शन है। वो आपके घर तक एक वायर आ रहा है, एक तार आ रहा होता है जिसके माध्यम से डेटा ट्रांसफर होता है, जिसके माध्यम से इंटरनेट चलता है। तो उस तार के बाद ना आपके घर में एक डिवाइस लगा होता है ऐसा, और उस डिवाइस में ना एक ऐसे लाइट भी ब्लिंक कर रही होती है ना। वो डिवाइस है ना, वो है ना, उसे राउटर बोला जाता है। वो डिवाइस क्या करता है? उस डिवाइस के ढेर सारे काम है, उसे राउटर कहते हैं। इस डिवाइस में एक मॉडेम भी होता है, इस डिवाइस में एक मॉडेम भी होता है। इस डिवाइस तक ना एक तार आ रहा होता है, आपने देखा होगा, जियो का लगा होगा, एयरटेल का लगा होगा, कोई भी लगा होगा, एक वायर आ रहा होगा इस डिवाइस तक, इस राउटर तक एक तार आ रहा होता है। उस तार के माध्यम से ही पूरा डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है। ये राउटर है। राउटर, पहली बात तो आंसर तो आपका इसका डी है, लेकिन इसके काम क्या क्या होते हैं? इसके बहुत सारे काम होते हैं। ये जो तार है ना, इसके माध्यम से इंटरनेट आ रहा था, लेकिन आप अपने फोन में तार तो लगाते नहीं हो। फोन में जो डेटा चला रहे हो वो कैसे चला रहे हो? वो तो वाईफाई चला रहे हो, यानी फोन में जो इंटरनेट यूज कर रहे हो ये तो वायरलेस यूज कर रहे हो। तो ये जो वायरलेस जो बना दिया ना इसे, पूरे इंटरनेट को किसने बनाया? इस राउटर ने बनाया, वायरलेस। इसके अलावा ये राउटर में ना मॉडेम लगा होता है, मॉडेम। मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इसका काम क्या होता है कि जो डेटा ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट होता है ना, डेटा पैकेट्स से होता है ना, ये बदलते, इसका स्वरूप बदलता है, इसका स्ट्रक्चर बदलता है। कभी एनालॉग हो जाता है, कभी डिजिटल हो जाता है। डिजिटल यानी 010101 है ना। तो आप तक ये जो वीडियो पहुंच रही है ना, ये दो फॉर्मेट में पहुंच रही है। कहीं ये एनालॉग हो जा रही है, कहीं ये डेटा एनालॉग हो जा रहा है, और कहीं ये डेटा डिजिटल हो जा रहा है। अब जैसे आप जो देख रहे हो, तो आपके पास स्मार्टफोन है, वो स्मार्टफोन आपको जो दिखा रहा है वो तो डिजिटल फॉर्मेट में दिखा रहा है, वो एनालॉग फॉर्मेट में नहीं दिखा रहा। वो डिजिटल मतलब 0 और 1 के फॉर्मेट में उसके अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, और आपको ईवाई के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से वीडियो दिख रही है। लेकिन वहां तक जो पहुंच रही है ना ये वीडियो, वहां तक ये डेटा जो पहुंच रहा है ना, ये एनालॉग फॉर्म में पहुंच रहा है। ये तारों के माध्यम से भी गुजर रहा है। ये जो वीडियो तारों के माध्यम से भी जा रही है। मेरे घर में लगा हुआ है वाईफाई कनेक्शन, तो वहां से ना तार जा रहा है ना, एक वायर जा रहा है, उसके माध्यम से ये डेटा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो डेटा ट्रांसमिट होता है ना, ये कभी ये मॉड्यूलेट होता है, कभी डिमॉड्यूलेट होता है। मतलब कभी ये डिजिटल तो कभी एनालॉग। कौन करता है इसे? मॉडेम करता है। और मॉडेम किस में लगा होता है? राउटर में होता है मॉडेम, ठीक है। तो ये राउटर क्या है? राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है। डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा। चलो भाई नेक्स्ट, वाईफाई का रिचार्ज क्या करना है? अगला क्वेश्चन देखो, जब हम कुछ फोटो ट्रांसफर करने के लिए ब्लूटूथ के माध्यम से दो स्मार्टफोन को कनेक्ट कर लेते हैं, तो इस प्रकार के नेटवर्क को क्या बोलेंगे? जब हम दो फोन को
कनेक्ट कर लेते हैं एक दूसरे के साथ अपने फोटो शेयर करने के लिए। तो ये जो कनेक्ट जो बना है, जो आपस में नेटवर्क बना, इस नेटवर्क का नाम क्या है? अब ब्लूटूथ की जो क्षेत्रफल होगा बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, तो क्या बनेगा? ये लोकल एरिया नेटवर्क या फिर पर्सनल एरिया नेटवर्क बनेगा। तो ये पर्सनल में आएगा, लोकल में नहीं आएगा, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क में आएगा, है ना। पीयर टू पीयर मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाइए, ठीक है। ओके, इट विल बी पर्सनल एरिया नेटवर्क। वेट, चलो भाई आज का अंतिम प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? और मैं चाहूंगा कि इसका आंसर जो भी बाद में देखे ना वो कमेंट में दें, ठीक है। तो मुझे थोड़ा ये अंदाजा होगा कि इस वीडियो का या फिर इस सेशन का, इस क्लास का कोई आप पर थोड़ा असर हो रहा है, मतलब इस क्लास का थोड़ा बहुत फायदा आपको मिल रहा है, यानी कंप्यूटर आप सीख गए हो, थोड़ा थोड़ा सीखने लगे हो, ठीक है। इसका आंसर अभी आपको नहीं करना है, कर सकते हो लाइव क्लास में, लेकिन इसका आंसर आप कमेंट में देकर देने की कोशिश करिएगा। केबीएस पीआरटी 25 फरवरी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? लाइनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉइड या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। कैसी लगी आज वाली क्लास? आई होप पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है लाइक शेयर अवश्य करें। बाकी अब अपनी मुलाकात कल शाम 5 बजे भी होगी, तो कल शाम 5 बजे ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और देखूंगा कि किस किसने सही आंसर किया इस वाला, ये वाला क्वेश्चन का, ठीक है। कल मिलते हैं शाम 5 बजे, तब तक सभी जुड़े रहिए धनवंतरि परिवार के साथ। कल तक सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।